हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th का ये चैप्टर है और यहाँ से प्रत्येक साल हर एक एग्जाम में, आइदर आपका जो है बोर्ड का एग्जाम हो या आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या क्लास 9th का जो एग्जाम होगा, इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर से भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम सॉलिड जानते हैं, लिक्विड जानते हैं, गैस जानते हैं, इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें जानते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे टॉपिक से। दोस्तों, नेचर ऑफ मैटर से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब से जो क्वेश्चन बन सकता है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेज स्टेट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन सब से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, हम सारा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा दोस्तों, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन यहाँ पर टेक्स्ट बुक का दिया ही है, लेकिन इसके अलावा जो और भी एनसीईआरटी से बेहतर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा क्वेश्चन हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो आप प्लीज़ बने रहें अंत तक। यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस चैप्टर का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ऑलराइट, सारा जो है चैप्टर हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लेंगे। आपका एक बार और चैप्टर अच्छे से और कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का। ये क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे, फिर लॉन्ग भी करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सारा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कौन कौन सा मतलब फिनोमेना हमको दिख सकता है। फर्स्ट है डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस। तो देखिए, गैस का कंप्रेशन टेम्परेचर बढ़ाने पर नहीं होता है। गैस या किसी भी चीज़ का हम जानते हैं कि कंप्रेशन और एक्सपांसन, एक्सपांड कब होता है, तो जब हम चीज़ों को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तब एक्सपांड होता है। यहाँ लिखा है कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं लेकिन ये चीज़ें एक्सपांड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, ये भी कंप्रेशन ऑफ गैस नहीं होगा, ये भी गलत है। थर्ड है सॉलिबिलिटी, हाँ सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैस नहीं होगा, ये गलत है। सी है इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपांसन ऑफ गैसेज, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, जो इवेपोरेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन बढ़ता है, नो डाउट। और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट, थोड़ा ठंड भी फील होता है। साथ ही डिफ्यूजन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, चीज़ें आपस में इंटरमिक्स होगी, ऑलराइट, तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। और गैसेज जो हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपांड करता है और टेम्परेचर कम करने पर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एक्सपांसन ऑफ गैसेज, तो ये ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट है, थर्ड हमारा सही है। फोर्थ में भी कंप्रेशन ऑफ गैस लिख दिया, इसलिए ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सेकंड है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और इसका हमको लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। While sharing her experience with her friend, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. देखिए, सीमा जो है किसी नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट को विजिट करती है और वो वहाँ पर देख रही है कि किस प्रकार से गैस को लिक्विफाइड किया जा रहा है। ऑलराइट, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन वहाँ पर वो ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स को बता रही है ना, तो कंफ्यूज हो गई है कि जब हम चीज़ों को, या कह रहे हैं कि नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं, गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं लिक्विफाइड स्टेट में, लिक्विड बदलते हैं, लिक्विड में बदलते हैं, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए। तो आसान क्वेश्चन है। देखिए, गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं दोस्तों, तो कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए कि उसका जो है मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आना चाहिए, उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो मॉलिक्यूल और पास आए तो उसके लिए हमको टेम्परेचर को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, इसलिए हमको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ताकि काइनेटिक एनर्जी कम से कम हो जाए और मॉलिक्यूल पास पास आ जाए। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, लो टेम्परेचर रिड्यूसेज द काइनेटिक एनर्जी, कम टेम्परेचर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम करेगा, जिससे कि जो पार्टिकल अपने पास पास आएंगे। साथ ही साथ प्रेशर जो हम बढ़ाएंगे तो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस भी, जो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है वो भी कम होगा। ये दोनों कंडीशन जो है गैस को लिक्विफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो है फ्लो करने का, जो फ्लूइड जो फ्लो करता है, ऑब्वियसली बात है, फ्लूइड का जो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, उसका अच्छा प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि अपने आप में एक वो फ्लो करता है, जो भी फ्लूइड्स है वो फ्लो करता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली गैस बिहेव लाइक फ्लूइड, क्या सिर्फ गैस फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, क्या सिर्फ गैस ही फ्लो करता है, ये गलत है। गैसेज एंड सॉलिड फ्लूइड नहीं करता दोस्तों, सॉलिड जो है फ्लो नहीं करता, ये गलत है। थर्ड है
गैसेज एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है। जो गैसेज और लिक्विड होता है, लिक्विड भी हमारा वाटर भी क्या करता है, फ्लो करता है, और गैसेज तो फ्लो करता ही है। तो गैसेज एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, तो गैस और जो है लिक्विड है फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डी है ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन ऑफ, गर्मियों के समय में जो पानी हम घड़ा में रखते हैं, मटका में रखते हैं, वो ठंडा में फील होता है या ठंडा हो जाता है, बिकम्स कूल, ठंडा हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? डिफ्यूजन है, ट्रांसपीरेशन है, ऑस्मोसिस है, इवेपोरेशन है। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, हम सभी जानते हैं कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलता है। हम लोग भी, जो भी लोग गर्मियों के समय में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, कारण क्या कि कॉटन क्लॉथ बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर है। वो क्या करेगा कि हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पसीना हमारे बॉडी की हीट को लेकर इवेपोरेट हो जाता है, और जैसे ही हमारे बॉडी को हीट को इवेपोरेट करता है तो हमको थोड़ा ठंडा फील होता है। ऑब्वियसली बात है। तो इवेपोरेशन क्या हुआ? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। डिफ्यूजन क्या हुआ? तो डिफ्यूजन हुआ कि चीज़ों का इंटरमिक्स होना, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे गैसेज, अगर किचन में खाना बन रहा है, वहाँ से जो स्मेल निकल रहा है वो एयर के साथ मिक्स होकर आसपास में, और दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके नोज़ के पास भी जा रहा है तो उसको स्मेल वो आ रहा है कि क्या खाना पक रहा है, तो पता चल जाता है ये डिफ्यूजन के कारण ही है। कोई परफ्यूम लगा के आता है तो दूर किसी व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि किसी ने किसी आसपास में परफ्यूम लगाई थी, ये डिफ्यूजन के कारण ही होता है। ट्रांसपीरेशन हमारा क्या होता है? ट्रांसपीरेशन क्या है? तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स जो वाटर वेपर रिलीज करती है, वाटर जो रिलीज करती है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई सॉल्वेंट हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को के मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया? डी, इवेपोरेशन। नेक्स्ट है ए फ्यू सब्सटेंसेज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कुछ सब्सटेंस को यहाँ पर अरेंज करना है आपको, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें से आपको बताना है। तो आसान है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा उसको सबसे लास्ट में रखिए, और जिसका सबसे कम होगा उसको पहले रखिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो देखिए ऑक्सीजन का, ऑब्वियसली बात, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ सबसे कम होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। वाटर लिक्विड है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा गैसेज के कंपेरिजन में। शुगर हमारा क्या है? तो सॉलिड है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। नेक्स्ट है ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। जब हम 25 डिग्री सेल्सियस को, 38 डिग्री सेल्सियस को, 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में, मतलब डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर क्या क्या होगा? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं। केल्विन में बदलने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आसानी से निकल सकता है। तो सब में 273 ऐड कर देंगे, 25 में 273 ऐड करेंगे तो 298 हो जाएगा। 38 में ये 273 ऐड करेंगे तो 311 होगा, और 66 में ऐड करेंगे तो ये होगा 339, 339 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। कुछ आसान क्वेश्चन भी होता है, लेकिन कुछ यहाँ से अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसमें आपको बहुत चीज़ पता चल जाएगा। फर्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से हमको करेक्ट निकालना है। फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर। सॉलिड, देखिए सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब सॉलिड वेपर में जा रहा है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। क्या उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं? बिल्कुल गलत बात है। वेपोराइजेशन क्या है? लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बिल्कुल सही बात है। हम सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट करें, सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करें, या वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट करें बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। बिल्कुल गलत बात है। वेपर को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं? नहीं, वेपर को हम सॉलिड में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर इनटू सॉलिड, ये हमारा क्या हुआ? सब्लिमेशन हुआ। तो सी भी हमारा गलत हो गया। डी है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड का लिक्विड में सब्लिमेशन नहीं कहलाता है, सॉलिड का लिक्विड में मेल्टिंग कहलाता है। तो देखिए सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है? तो मेल्टिंग कहलाता है। सॉलिड का लिक्विड में क्या होना? मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड का गैसेज में कन्वर्ट होना वेपर कहलाता है। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है, या गैसेज का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना उसको सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी कहते हैं। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, लेकिन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर
एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। ये अलग अलग लिक्विड हमको दे दिया है, अलग अलग फ्लूइड्स है, उसका हमको बॉइलिंग पॉइंट दिए हुआ है और उसको हमको क्या करना है, केल्विन स्केल में कर देना है। तो ऑब्वियसली बात, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 273 सब में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर जो है हो जाएगा। जैसे 35 में 273 ऐड करेंगे तो ये होगा 308, 56 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 329 और 1118 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 391। ओके, तो आसान क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर का इवेपोरेशन और मतलब को इंक्रीज कौन कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जो वाटर के इवेपोरेशन को है इंक्रीज कर सकता है। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाटर, बिल्कुल सही बात है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ये तो सही है। सेकंड है डिक्रीजिंग टेम्परेचर वाटर, टेम्परेचर को कम करेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ये गलत है। लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, बिल्कुल गलत बात है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना बेहतर होगा। हम लोग जब कपड़ा जो भी अपना क्लॉथ, जो वेट क्लॉथ को सुखाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से एक्सपोज्ड कर देते हैं, उसके सरफेस एरिया को और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि इवेपोरेशन और बेहतर हो। एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर, बिल्कुल नहीं। कॉमन साल्ट या कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर यदि ऐड कर देते तो उसका जो है इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, इवन बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। किस कंडीशन में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर सकता है। तो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन, प्रेशर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, यहाँ डिस्टेंस कम होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। ऑब्वियसली बात है, कुछ हाइड्रोजन गैस यदि कंटेनर से बाहर चला जाएगा तो उसके अंदर जो भी कंटेनर में आप जो गैस मॉलिक्यूल बचा हुआ है हाइड्रोजन का, वो आप ऑब्वियसली बात है आप ज़्यादा दूर दूर तक और भी वो एक्सपांड कर सकता है खुद को, तो इस केस में तो बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हाँ वॉल्यूम को यदि हम बढ़ा देते हैं, जिस भी कंटेनर में हम हाइड्रोजन गैस को रखें, अगर वॉल्यूम को उसका वॉल्यूम को ही बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, थ्राइस कर देते हैं, 4 टाइम कर देंगे, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा गैस जो है खुद को और दूर में ले जाएंगे, तो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस जो है और बढ़ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड है एडिंग मोर हाइड्रोजन, यदि हम ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, क्योंकि ज़्यादा हम वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जो है ऑब्वियसली बात है पास पास रहेंगे, तो यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। हमसे पूछा है कि स्पेस को बढ़ाना है, तो हमारा बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड हमारा सही है। देखिए ये सब हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, सॉरी MCQ था। अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वाज फाउंड टू बी बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस। कोई वाटर का सैंपल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और वो बॉयल हो रहा है 102 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारा वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ जो पानी है वो 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। इज द वाटर प्योर, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 102 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो रहा है, क्या वाटर प्योर है। विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, कमेंट, क्या वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, आप इस पे बताइए। तो देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है, लेकिन ये जो वाटर है 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो गलत बात है। ये जो वाटर है प्योर वाटर नहीं है, प्योर वाटर 100 पर करना चाहिए। इसके अंदर कुछ ना कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया। हम सभी जानते हैं जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो वो यही बात यहाँ पर हुआ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसलिए 102 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो ये हमारा प्योर वाटर नहीं है। हाँ, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं पानी के अंदर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो पहले तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता था, अब है इट विल फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अब वो 0 से कम पर जाके फ्रीज करेगा, 1 पे करेगा, -1.2 पे करेगा, -2 पे करेगा, ऐसे नीचे जाके करेगा, लेकिन 0 पे फ्रीज नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा प्योर वाटर नहीं है। देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। कॉन्सिक्वेंटली प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जो सैंपल ऑफ वाटर यहाँ पर हम लिए वो 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल और प्योर वाटर नहीं है, इसलिए ये जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, तो ये 0 से नीचे पर ही जाके फ्रीज करेगा। सेकेंड क्वेश्चन और बेहतरीन है, यूजुअली एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ओलंपियाड दे रहे हैं, NTSC दे रहे हैं, KYP दे रहे हैं, तो इन सब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है
स्टूडेंट हीट्स अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, कोई स्टूडेंट जो है जिसके पास आइस और वाटर दोनों चीज़ हैं एक ही कंटेनर में, उसको वो हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है। ही मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बीकर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के कंपेरिजन में उसका टेम्परेचर को माप रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द रिजल्ट, देखिए आइस और वाटर दोनों है, तो आइस और वाटर दोनों है, इसका मतलब टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जब तक पूरा का पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे हम हीट बाहर से दे रहे हैं फिर भी। हम सभी जानते हैं कि जब हम यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट कन्वर्ट हो रहा है, आइस जो है सॉलिड जो है लिक्विड में बदल रहा है, तो जब भी स्टेट कन्वर्जन की बात होती है वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, वहाँ पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस भी है और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर भी है। जैसे हम हीट दे रहे हैं तो हमारा जो है आइस जो है पिघल तो रहा है, आइस जो है टाइम के साथ पानी बन रहा है, आइस जो है टाइम के साथ पानी बन मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर हमारा बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही पूरा आइस पिघल जाएगा उसका टेम्परेचर धीरे धीरे अब बढ़ने लगेगा, अब वो 0 से 100 के आसपास जाएगा, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंस आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम पे होता है, द टेम्परेचर वुड बी 0, वो टेम्परेचर क्या होगा 0 होगा। व्हेन द वी हीट द मिक्सर, जब हम मिक्सर को हीट करते हैं, एनर्जी सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन मेल्टिंग द आइस, तो सारा जो हम एनर्जी दे रहे हैं ना वो आइस को मेल्ट करने में चला जाता है। उसके बीच में जो बॉन्डिंग है, आइस है सॉलिड है तो सॉलिड में बॉन्डिंग थोड़ा नज़दीक होता है, उस वही बॉन्डिंग को तोड़ने में सारा हीट चला जाता है। द टेम्परेचर डज नॉट चेंज टिल ऑल द आइस मेल्ट, टेम्परेचर जब तक नहीं बदले तब तक कि पूरा आइस पिघल ना जाए। बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कंसेप्ट आ जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग, जब लगातार हम आगे भी हीट करेंगे, जब पूरा आइस हमारा मेल्ट कर जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल इंक्रीज, तब जाके टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आइस जो है और पानी दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका इतना दूर आगे जाना मतलब यहाँ पर जाके पूरा का पूरा बर्फ जो है पिघल गया है। जैसे ही बर्फ पूरा पानी बन जाएगा अब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब 100 से नीचे आ रहा है, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये भी 100 से नीचे आ रहा है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए सीधे 0 से बढ़ा दिया है, सीधे 0 से कैसे बढ़ सकता है, मतलब जैसे ही टेम्परेचर दिया उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, नहीं, जब तक पूरा आइस पिघल नहीं जाएगा, मेल्ट नहीं कर जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू, रूम टेम्परेचर पर जब इवेपोरेशन होता है तो वो हमको कूलिंग इफेक्ट देता है, तो कूलिंग इफेक्ट फर्स्ट में। सेकंड है एट रूम टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज आर, रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में वो ज़्यादा होता है गैस देन दोज ऑफ विच एग्जिस्ट इन द गैसेज स्टेट। ऑब्वियसली बात है जो हमारा रूम टेम्परेचर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर, ज़्यादा होता है गैसेज स्टेट में। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर इन द दैट स्टेट हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट, मतलब किस में पार्टिकल का अरेंजमेंट थोड़ा कम होता है और किस में बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए लिक्विड में हमारा ज़्यादा होता है, लिक्विड में हमारा जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है थोड़ा ठीक ठाक होता है, लेस ऑर्डर होता है कह सकते हैं, और गैसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, गैसेस में लेस बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं होता है। डी है डैश इज द चेंज ऑफ गैसेज स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू डैश स्टेट, मतलब सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसेज स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट, गैस को हम सीधे सॉलिड में चेंज कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। ये लिक्विड स्टेट को लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, इसलिए सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसेज स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो वहाँ सब्लिमेशन और नीचे लिक्विड होगा। फिर है द फिनोमेनन ऑफ ए चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेज स्टेट एट एनी टेम्परेचर, देखिए लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना किसी और टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे इवेपोरेशन कहेंगे, तो ई में हमारा इवेपोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम 1 टू देयर एसआई यूनिट, कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसका एसआई यूनिट आपको मैच करना है, तो आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है, 1 का 3rd हो जाएगा। टेम्परेचर का केल्विन होता है, ये भी आसान है। डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास का क्या होता है केजी और वॉल्यूम का होता है क्यूबिक मीटर, तो केजी पर मीटर क्यूब। मास का किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, मतलब मीटर क्यूब होता है। ऑलराइट, ये आसान क्वेश्चन था। फिर है द नॉन एसआई एंड एसआई यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी उसका एसआई यूनिट भी दिया है, कुछ नॉन एसआई यूनिट भी दिया है, उसको आपको मैच करना है। तो डिग्री सेल्सियस ये क्या है नॉन एसआई यूनिट है, केल्विन उसका एसआई यूनिट है, तो 1 का 4 हो गया आपका। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है तो मीटर का, मीटर का एसआई यूनिट है, सेंटीमीटर नॉन एसआई यूनिट है, तो इसका बी का 3rd हो गया। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या है, डेंसिटी का हो गया। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बार जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में नापते हैं, तो ऐसा यूनिट उसका क्या होता है, पास्कल होता है, इसलिए डी का सेकंड हो गया। मिलीग्राम एक प्रकार से मास को मेजर करने का जो है नॉन एसआई यूनिट है, तो किलोग्राम उसका एसआई यूनिट है, इसलिए ई का फर्स्ट हो गया। तो ये आसान क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन कमेंट। ऑस्मोसिस ये अपने आप में एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, इसके बारे में लिखना है, आपको कमेंट करना है। तो हमने पहले भी चर्चा किया था। देखिए यस देयर इज टू, ये बिल्कुल सही बात है कि ऑस्मोसिस एक अपने आप में एक विशेष प्रकार का स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। इन बोथ द फिनोमेना, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जो पार्टिकल्स है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ऑस्मोसिस में भी डिफ्यूजन में भी। बट ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाउएवर इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट जरूरी है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज परमेबल ओनली टू वाटर मॉलिक्यूल्स, जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ही परमेबल हो। ऑलराइट, इसलिए ऑस्मोसिस एक अपने आप में एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है, जिसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। फिर देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस, आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर क्लासीफाई करना कि कौन ऑस्मोसिस है कौन डिफ्यूजन है। तो जहाँ भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा ऑस्मोसिस हो जाएगा, जहाँ गैसेस वगैरह मूव करेगा तो हमारा डिफ्यूजन हो जाएगा। स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन, जो हमारा किशमिश है फूल जाता है, जब उसको हम पानी के अंदर रखते हैं तो पानी उसके अंदर चला गया, तो ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, देखिए वायरस जो है, वायरस जो अगर स्नीज करने पर कोई छींकता है तो वायरस जो है स्प्रेड कर जाता है, ये अपने आप में क्या है, डिफ्यूजन है, क्योंकि वायरस जो है एयर के साथ मिक्स होकर आगे बढ़ रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, तो ये डिफ्यूजन हो गया। अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग कॉन्टैक्ट विद कमिंग कॉमन साल्ट, जो अर्थवॉर्म होता है जैसे ही कॉमन साल्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसका के अंदर का जो भी लिक्विड पार्ट होता है या ब्लड वगैरह होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये अपने आप में क्या है, ऑस्मोसिस है। जहाँ भी सॉल्वेंट की बात करेंगे ऑस्मोसिस होगा। श्रिंकेज ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन ए थिक शुगर सिरप, यहाँ पे देखिए ग्रेप्स है, ग्रेप्स श्रिंक कर गया, मतलब उसके अंदर जो लिक्विड था वो श्रिंक कर गया है, निकल गया है, तो वो भी अपने आप में क्या है, ऑस्मोसिस है। प्रिजर्विंग पिकल्स इन साल्ट, साल्ट को हम पिकल को हम साल्ट के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, ऑब्वियसली बात, तो वहाँ भी क्या है, तो ये भी हमारा ऑस्मोसिस है, क्योंकि जो भी अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स वगैरह जाएंगे वो साल्ट के अंदर क्या करेगा, अपना लिक्विड पार्ट उससे अपने आप बाहर चला जाएगा, तो वो हमारा भी क्या होगा, ऑस्मोसिस हो गया। जहाँ भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात हो ऑस्मोसिस होगा। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड थ्रू द हाउस, जो केक बन रहा होता है कहीं पे, या स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड थ्रू आउट द हाउस, जो घर में अगर मान लीजिए केक बन रहा है तो उसका पूरा स्मेल पूरे घर में फैल जाता है, अपने आप में क्या है, डिफ्यूजन है। यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, इसलिए डिफ्यूजन। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल मतलब सॉल्वेंट की बात हो रहा है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ऑलराइट, यहाँ पर क्या है आपका ऑक्सीजन डिजोल्व है ना, ऑक्सीजन क्या गैसेज है, तो गैसेज का क्या होता है, तो ये हमारा डिफ्यूजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एज ए आइस हैज़ ए कूलिंग इफेक्ट, जो वाटर आइस के फॉर्म में होता है उसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, जबकि जो वाटर स्टेम के फॉर्म में होता है वो सीवियर बर्न कर सकता है। एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन को बताइए। तो देखिए जो आइस होता है, ऑब्वियसली बात है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है एब्जॉर्ब होता है, उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, तो वो बहुत टेम्परेचर उसका बहुत कम होता है। साथ ही साथ जो स्टीम होता है वो भी हमें, स्टीम और वाटर दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे लाइक करता है, लेकिन स्टीम के अंदर बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, तो इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, तो ये एनर्जी जो है बर्न कर सकता है किसी को, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। इन केस ऑफ आइस द वाटर मॉलिक्यूल हैव लो एनर्जी, आइस के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स में बहुत कम एनर्जी होता है, वाइल इन केस ऑफ स्टीम द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाई एनर्जी, लेकिन स्टीम के केस में वाटर मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। द हाई एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स इन स्टीम इज ट्रांसफॉर्म्ड एज हीट एंड मे कॉज बर्न, ये जो हाई एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर हमको बर्न कर सकता है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ आइस द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक एनर्जी फ्रॉम द बॉडी एंड द गिव अस कूलिंग इफेक्ट, वही आइस के केस में देखो जो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एनर्जी लेके हमारे बॉडी से एनर्जी लेके हमको कूलिंग इफेक्ट देता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Alka was making tea in a kettle. Suddenly she felt intense heat from the puff of a steam gushing out in the spot of the kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of the water boiling in the kettle. कमेंट, ऑब्वियसली वो देखिए अलका क्या है कि चाय बना रही थी केतली में, तो उसके पप से वहाँ से जो स्टीम निकलने लगा और उसको बर्न थोड़ा हुआ और उसको लगा कि इसका टेम्परेचर कितना है, इंटेंस हीट फ्रॉम द पॉप ऑफ द स्टीम गसिंग आउट ऑफ द स्पॉट ऑफ द केटल, सी वांटेड वेदर द टेम्परेचर स्टीम वाज हायर देन द वाटर बॉइलिंग द केटल, मतलब वो जानना चाह रही है कि इसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट के वाटर जो बॉइल करता है उसके टेम्परेचर के बराबर या उससे ज़्यादा है। तो द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस, चाहे स्टीम हो या हमारा बॉइलिंग वाटर दोनों का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन
स्टीम के पास क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है, मतलब किसके फॉर्म में, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में, इसलिए स्टीम में ज़्यादा सीवियर बर्न हमको कर सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर इज केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। एक ग्लास टम्बलर है, मतलब एक ग्लास है जिसके अंदर क्या गर्म पानी रखा हुआ है, उसको हम बाद में फ्रीजर में रख दिए हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे में। देखिए रेफ्रिजरेटर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे की बात कर रहा है। इफ यू कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द टम्बलर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज। आपको टेम्परेचर टाइम के साथ किस प्रकार से बदलेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा गर्म पानी था, मतलब ऑब्वियसली बात है उसका टेम्परेचर है 100 से नीचे ही होगा। तो टेम्परेचर 100 से नीचे कितना है हमको नहीं पता है, गर्म पानी है तो 25 से तो ऊपर होगा या 100 से नीचे होगा। बॉइलिंग के बारे में बात करते तो 100 लेते हैं, लेकिन 100 से नीचे ही होगा यह टेम्परेचर। तो हम 100 से नीचे से शुरुआत करेंगे या हायर टेम्परेचर से शुरू करेंगे, फिर वो 0 पर आएगा। 0 पर जैसे ही आएगा तो वहाँ से धीरे धीरे वो फ्रीज करना शुरू करेगा। तो 0 पर वो फ्रीज करेगा, जब तक पूरा पानी फ्रीज ना हो जाए, आइस ना बन जाए, उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। फिर जैसे ही पूरा पानी फ्रीज कर गया, आइस बन गया, तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारा, ये टेम्परेचर पहले ऊपर से था, हम मान लेते हैं 70 था, 70 गर्म पानी है तो 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास मान लेते हैं। तो 70 से जैसे उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो रेफ्रिजरेटर उसके टेम्परेचर को कम करेगा, कम करते 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 लाया कहाँ पर, 0 पर लाया, 0 पर ले आया। 0 पर लाने के बाद वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर 0 से कम टेम्परेचर है उसका, तो वो उसके ऑब्वियसली बात है उसको फ्रीज करना स्टार्ट करेगा। उस पानी को फ्रीज करेगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी फ्रीज करता है। पानी फ्रीज किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जैसे ही पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा, उसके बाद पूरा का पूरा पानी मान लीजिए फ्रीज हो गया, बर्फ बन गया, तो अब जो है रेफ्रिजरेटर और उसके टेम्परेचर को कम करेगा, तो वो 0 से कम आ जाएगा, -1, -2, -3। इसलिए ग्राफ जो है पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे नीचे आएगा। तो फर्स्ट हमारा ग्राफ सही है। The water will cool initially till reaches to 0 degree Celsius. The freezing point at this stage the temperature will remain constant. फ्रीज इस टेम्परेचर पे 0 पर वो कांस्टेंट ही रहेगा until the water, जबकि तक पूरा पानी फ्रीज ना कर जाए। आफ्टर दिस टेम्परेचर वुड फॉल अगेन, इसके बाद टेम्परेचर दोबारा से नीचे गिर जाएगा। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ सीधे जो है 0 पर इसको नहीं रोका है। हाई टेम्परेचर मान लेते 70 से नीचे तो लाया है, 0 तक लाया है, लेकिन 0 पर उसको रुकना चाहिए, क्योंकि 0 पर पहले पूरा का पूरा बर्फ जो है, पूरा का पूरा पानी है बर्फ में बदलेगा, उसके बाद उस नीचे टेम्परेचर जाएगा, इसलिए ये गलत है। ये इसको 0 पर ही छोड़ दिया है, मतलब पानी जो है बर्फ बन रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बोला है कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है 0 से कम है। आप यहाँ देखिए रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है 0 से कम बता है, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे। तो ये ग्राफ इसलिए भी गलत हो गया। और ये तो बता रहे हैं कि 0 पर गया फिर उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये गलत है। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होता है, ना कि बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको फिगर देखना है। सजेस्ट विच ऑफ दिस वेसल ABCD द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हाईएस्ट। किसमें ABCD में रेट ऑफ इवेपोरेशन किसमें ज़्यादा होगा, तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन विंड स्पीड, जैसे ही विंड का स्पीड बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो सी में ज़्यादा होगा। देखिए द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। एक तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। ऑल्सो विद द इंक्रीज इन एयर स्पीड, एयर का स्पीड अभी अगर हम बढ़ा दें तो उस समय भी इवेपोरेशन हमारा बढ़ेगा। तो पंखा से हम क्या किए, एयर का स्पीड को बढ़ा दिए, तो इसमें भी रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा बढ़ेगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 22 क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर। देखिए सॉलिड को डायरेक्ट हम वेपर में करना है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऑब्वियसली बात है। नेम द टर्म यूज टू डिनोट द कन्वर्जन वेपर टू सॉलिड। सॉलिड का वेपर में बनना सब्लिमेशन कहलाता है, तो वेपर का सॉलिड में बनना क्या कहलाएगा, ये भी सब्लिमेशन है। तो वाइस वर्सा तो ट्रू है, सॉलिड का वेपर में कन्वर्ट होना ये भी सब्लिमेशन है, वेपर का सॉलिड में कन्वर्ट होना ये भी सब्लिमेशन है। फिर क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में करना इज कॉल्ड फ्यूजन। व्हाट इज मेंट बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में होना उसको हम फ्यूजन कहते हैं, ऑब्वियसली बात है, उसको मेल्टिंग भी कहते हैं और फ्यूजन भी कहते हैं। आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या समझते हैं, तो देखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट हमको देने की आवश्यकता पड़ती है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और मेल्टिंग पॉइंट पे, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये वाटर के लिए या आइस के लिए कितना है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम है। वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपका 80 कैलोरी पर ग्राम है। 1 kg सॉलिड को 1 kg वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देने की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑलराइट, ये कुछ हमारा दोस्तों MCQ और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए थे। इसके अलावा हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी करेंगे। लॉन्ग में भी एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। यूजुअली आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन NTSC KVIP ओलंपियाड वगैरह में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप उसका प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए तो आपके लिए बेनिफिट है ही, मोर देन सफिशिएंट है। और साथ ही साथ
आपके बोर्ड एग्जाम्स के भी वगैरह के लिए भी आपका जो है क्लास एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जरूर इसको देखिए, अच्छे से समझिए। कोई कहीं पर कुछ क्वेरी वगैरह हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।